Friends, welcome to XIS. This is our next video of current affair series. लास्ट वीडियो में हमने ये पटना हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन कोटा इन बिहार ये टॉपिक डिस्कस किया था। इसके आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। पहला करंट अफेयर है हमारा सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा स्कीम है जो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है उड़ीसा में। एक वुमेन सेंट्रिक स्कीम है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है वुमेन को। सिर्फ उड़ीसा के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, तो इसमें आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि सुभद्रा स्कीम कहाँ पे लॉन्च की है, उड़ीसा में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। और ये सिर्फ उड़ीसा के लोगों के लिए ही है। 10,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे वुमेन को 1 साल में। लेकिन इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना भी याद रखेंगे कि सुभद्रा स्कीम कौन से स्टेट के लिए लॉन्च हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारा है एग्रीश्योर स्कीम। एग्रीश्योर स्कीम है बेसिकली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो हमारे इंडिया में, उसको मजबूत करने के लिए हमने एग्रीश्योर स्कीम है ये लेके आए हैं। इसको लॉन्च किया है बेसिकली एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्टर हैं फ़िलहाल शिवराज सिंह चौहान जी हैं, लेटेस्ट बने हैं ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर। पहले ये एमपी के सीएम थे। इसमें नाबार्ड ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे डाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो एग्रीश्योर स्कीम है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम है। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो इंडिया में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनको फॉस्टर करना है, मजबूत करना है। एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड्स एग्रीश्योर में, इसमें बेसिकली कुछ कंपनियों को, कुछ स्टार्टअप्स को जिनका जो काम है वो काफ़ी इनोवेटिव रहा है, उनको यहाँ पे बेसिकली कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। कौन कौन सी कंपनियाँ हैं? ग्रीन सेपियो, कृषि कांति और एम्ब्रोनिक्स। एक बार को देख लीजिए, बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एग्रीश्योर क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो एग्रीश्योर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जल जीवन मिशन। देखिए जल जीवन मिशन एक फ्लैगशिप स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है। ऑल्दो कुछ ग्राउंड पर रिलेटेड इससे रिलेटेड इशूज़ हैं, फेक डेटा से रिलेटेड। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप्स हैं, यानी कि हर घर में टैप कनेक्शन लगाया जाएगा और हर एक इंडिविजुअल को 55 लीटर वाटर पर डे अवेलेबल कराया जाएगा। अब देखोगे धीरे धीरे जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो अपने आप को 100% इसमें सर्टिफाई कर रहे हैं कि हमने 100% कर दिया है इंडिया में जल जीवन मिशन, यानी कि हमने 100% घरों में टैप से वाटर पहुंचा दिया है। ठीक है, ओवरऑल अभी ये इसका जो परसेंटेज है वो है 77.98%। 2019 में स्कीम लॉन्च हुई थी, और फंक्शनल हाउस होल्ड टैप हर घर में पहुंचाना इसका एक लक्ष्य है। नेक्स्ट वन नेशन वन लोकेशन जो प्रोजेक्ट है ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या करना चाह रही है, यहाँ पे जितने भी अलग अलग वेज हैं ट्रांसपोर्ट के, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इन सबको एक तरीके से कन्वर्ज करने का ये एक स्कीम है कि कैसे हम इन सबको कन्वर्ज करके एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और जो डेवलपमेंट का काम है वो स्पीड से हो सके। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। इसको जो बजट था उसमें इसको लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। इसका गोल है कि इंडिया में जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बेहतर करा जाए। आपको पता होगा, शायद आपने स्टैटिक में पढ़ा हो, गुजरात में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी फॉरेंसिक्स के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ के सीएम थे। 2008 के अराउंड उन्होंने ये सेटअप की थी। उसको बाद में नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। तो उसी के तर्ज पे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, ये गुजरात में है फिलहाल। ऐसे कैंपसेस और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में लेबोरेटरीज वगैरह इस्टेब्लिश की जाएंगी, ताकि ओवरऑल जो फॉरेंसिक्स का हमारे इंडिया में लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो ऊपर किया जा सके, बढ़ाया जा सके। यहाँ पे देख सकते हो 2008 में नरेंद्र मोदी जी ने ये सेटअप करा था गुजरात में। अब इसको पूरे इंडिया में ले जाने की बात हो रही है। इसके अलावा इसको जो गुजरात वाली है उसको अब नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट है माजुली मास्क। देखिए माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है, यानी कि ऐसा आइलैंड जो रिवर के अंदर है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है, आसाम में लोकेटेड है। वहीं पे फेमस है माजुली मास्क। माजुली मास्क कहाँ यूज़ करा जाता है? देखिए माजुली मास्क को लगाया जाता है सत्रिया डांस करते टाइम। सत्रिया डांस ये क्लासिकल डांस है इंडिया का। और शंकरदेव हैं, जो शंकरदेव जिन्होंने हिंदुइज्म को फैलाया था, कहाँ पे? अहोम डायनेस्टी के अंदर। अहोम डायनेस्टी पहले अपना एक ट्राइबल रिलीजन फॉलो करती थी, बाद में वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए थे, और इसका जो क्रेडिट है वो शंकरदेव जी को दिया जाता है। देव जी की एक बहुत फेमस किताब भी है जिसका नाम है कीर्तन घोष, काफ़ी पूछी जा रही है आजकल एग्जाम्स में, ये भी आपको पता होना चाहिए, कीर्तन घोष। ठीक है, तो आसाम की जो नियो वैष्णवाइट ट्रेडिशन है जो कि शंकरदेव जी ने स्टार्ट किया था, ये सत्रिया डांस भी उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें माजुली मास्क का इस्तेमाल करा जाता है। और माजुली मास्क है जो ये इसी एरिया के लिए, मतलब इसको जीआई टैग दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लोकल कल्चर में।
इसके अलावा माजुली पेंटिंग्स भी होती हैं। माजुली पेंट, ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये शंकर देव जी का नाम याद रखना है कि ये किससे एसोसिएटेड है, सत्रिया डांस से और माजुली मास से भी एसोसिएटेड है। अहोम एम्पायर के टाइम में यहाँ पे ये पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट पीएम जनमन। पीएम जनमन है ये जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए स्कीम लेके आई गई है पीएम जनमन। जो पीवीटीज़ हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है उसके अंतर्गत ये स्कीम लेके आई गई है। इस स्कीम में कन्वर्जेंस है ये भी अगेन अलग अलग स्कीम्स का, और हॉलिस्टिकली हम 11 यहाँ पे टोटल पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सभी एरियाज़ पे गवर्नमेंट काम करेगी, और जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है ट्राइबल्स की उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको लॉन्च कब करा गया था पीएम जन को? तो जनजातीय गौरव दिवस। देखिए जनजातीय गौरव दिवस है ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 15 नवंबर ये किसका बर्थडे था? ये बिरसा मुंडा जो भगवान है उनका बर्थडे था, ये बिरसा मुंडा जी का। और इन्हीं 15 नवंबर को ही इसलिए झारखंड जैसे राज्य हैं वो अपनी मतलब उनको स्टैब्लिश भी इसी डेट को करा गया था। 15 नवंबर को ही वो अपना वो मनाते भी हैं, झारखंड डे वगैरह। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को है, और इसी दिन इस पीएम जनमन स्कीम को लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। तो इसमें समृद्ध प्रोग्राम है, समृद्ध प्रोग्राम है, इसको लॉन्च करा है ये आईटी, हमारी जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री बोलते हैं, उसने इसको लॉन्च किया है। समृद्ध प्रोग्राम है ये नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 में आई थी। इसके अंतर्गत जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उनको एक तरीके से हेल्प करने के लिए ये समृद्ध स्कीम लेके आई गई है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है वो माइटी है, जो बेसिकली उसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है। ओवरऑल इसका गोल यही है कि जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना, और उनको ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, उनको हेल्प करने का ही इसका ओवरऑल मकसद है समृद्ध स्कीम का। क्योंकि ये स्कीम देखो, आपको इनको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम है समृद्ध, इसका गोल क्या है। सिंपल स्टार्टअप हो सकता है ऑप्शन में आ जाए आपको, या फिर ऑप्शन में आ सकता है कि सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर डाल देगी, एग्रीकल्चर स्टार्टअप या फिर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर स्टार्टअप से रिलेटेड है। शिल्प दीदी महोत्सव, देखिए ऐसे नमो दीदी आया था ना, नमो ड्रोन दीदी, वो ड्रोन दीदी आई थी, नमो ड्रोन्स, ऐसे उसी तर्ज पे ये अलग अलग अभी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे बैंक सखी का भी प्रोग्राम आया था। तो ये है शिल्प दीदी महोत्सव। शिल्प दीदी महोत्सव में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च करा गया है। शिल्प दीदी प्रोग्राम 100 डेज़ के लिए पायलट बेसिस पे अभी इसको स्टार्ट करा गया है। जो फीमेल आर्टिसंस हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको हेल्प करी जाएगी। जैसे कोई मान लो कोई लेडी हैं जो बहुत अच्छा मान लो स्केच बनाती हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी वो ड्राइंग्स वगैरह पेंटिंग्स वगैरह बना रही हैं, तो उनकी मार्केटिंग में और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे उनको कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती हैं, वो सब हेल्प करना इस प्रोग्राम का एक तरीके से मकसद है। शिल्प दीदी महोत्सव 30 डिफरेंट क्राफ्ट्स को इसमें कवर करा गया है। नेक्स्ट लखपति दीदी सम्मेलन। देखिए लखपति दीदी स्कीम लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें आपको पता होगा इंडिया में 88% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो वुमेन लेड हैं, वुमेन डोमिनेट करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। और लखपति दीदी स्कीम है इंडिया में फर्दर हम कैसे वुमेन को सेल्फ मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बना सकते हैं। यानी कि हमारा गोल है कि वुमेन है जो वो एटलीस्ट 1 लाख रुपया तो अपना साल का कमाए। ठीक है, इस तरीके से हम वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। तो उसी की सक्सेस मतलब उस स्कीम को काफ़ी मतलब सक्सेसफुल माना जा रहा है, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए लखपति दीदी ये जो सम्मेलन है ये ऑर्गेनाइज करा गया था। इसमें बेसिकली करा क्या गया है कि जो भी सक्सेसफुल लखपति दीदी बनी हैं उनको एक तरीके से सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए और उनको फैसिलिटेट करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लखपति दीदी स्कीम मैंने बता दिया आपको, 1 लाख रुपए महीने साल का इसमें जो औरतें हैं वो कमा पा रही हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे किसी को ड्रोन रिपेयर करना सिखाया जा रहा है या फिर किसी को कुछ स्किल दी जा रही है। नेक्स्ट है धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस। धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस ये अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराई गई। धर्म धम्मा जो कॉन्फ्रेंस है इसका गोल क्या है, जो हिंदू धर्म है और बुद्धिज़्म है, जो उन दोनों धर्मों के बीच में हार्मनी स्टैब्लिश करना है इसका। ठीक है, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म के बीच में हार्मनी कैसे, अब दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, इंडिया में ही ये दोनों पैदा हुई हैं, तो उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको भी यहाँ पे एक तरीके से कैसे एक दूसरे के साथ में हार्मोनाइज यानी कि पीसफुली वो एक साथ कोएग्जिस्ट करें, इस ये यहाँ पे पर्पज़ है 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस का। अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। इसका जो थीम था वो था कॉस्मोलॉजी इन धर्म एंड धम्मा। धर्म यानी कि हिंदू धर्म को सिग्निफाई करता है यहाँ पे, धम्मा यहाँ पे बुद्धिज़्म को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट
नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, देखिए ये गवर्निंग काउंसिल है, ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग टाइम टू टाइम होती रहती है, तो इतना डिटेल में आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2047 तक इंडिया को 30 ट्रिलियन डॉलर यानी कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बनाने का हमारा गोल है। डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं हम इंडिया को 2047 तक। तो उसी के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो हर स्टेट है और जो हर डिस्ट्रिक्ट है वो अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करे कि वो कैसे इस टारगेट को अचीव करने में देश की मदद करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट्स में आए, इस तरीके के आप प्रोग्राम को लागू करिए। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग ये आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा, इसमें कौन कौन होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूटीज़ वगैरह के इसमें अटेंड करते हैं, वाइस चेयरमैन, सीईओ, नीति आयोग, ये सब होते हैं इसमें। नेक्स्ट है रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम है जो ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च की है। रीसेट प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। यहाँ पे जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने कभी कोई किसी फील्ड में मेडल वगैरह जीता रहा होगा, उन सबको हेल्प करने के लिए, यानी कि उनको किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने की गवर्नमेंट का यहाँ पे गोल है कि उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा कर सकें। इसकी नोडल एजेंसी क्या है, बेसिकली यहाँ पे उनको थोड़ा फाइनेंशियल मदद की जाए और उनको एक तरीके से उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करा जाए कि भाई उन्होंने अपने देश के लिए इतना सब करा है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं, रीसेट प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि अब वो बुढ़े हो गए हैं तो हम उनके लिए उनको भूल गए हैं उनके कंट्रीब्यूशन को, ऐसा नहीं होना चाहिए। पायलट फेज़ में इस रीसेट प्रोग्राम को अभी चलाया गया है और जो इंस्टीट्यूट है जो इसको लीड कर रहा है वो है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान ये नीति आयोग ने लॉन्च करा है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उन 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, ठीक है, 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बाद में इसको एक्सटेंड करके नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी चलाया था। तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक में 112 डिस्ट्रिक्ट्स और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में ये कैंपेन चलाया गया है 3 महीने के लिए, ठीक है। इसमें क्या करा जा रहा है, देखिए नीति आयोग ने ना 12 की सोशल इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। इसकी सोशल इंडिकेटर्स में वही, जैसे मैं जनमन स्कीम में आपको बता रहा था ना कि कौन कौन से 11 होलिस्टिक पैरामीटर्स पे हम काम करने वाले हैं, वैसे ही इसमें भी है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई, मैटरनल हेल्थ हो गई, बैंक अकाउंट हो गए, एसेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। होलिस्टिकली ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 12 की सेक्टर्स हैं जो उनके ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पे काम करने की कोशिश करेगी संपूर्णता अभियान के अंदर, और ये सब टारगेट बेस्ड हो रहा है। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो 12 के 12 की इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे 100% हम अचीव करें 12 के 12 की इंडिकेटर्स पे प्रोग्रेस। नेक्स्ट चंद्रयान 3, देखिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुली हमने लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 में आपको पता होगा एक विक्रम लैंडर था और एक प्रज्ञान रोवर था। जहाँ पे लैंड करा है उनके नाम आपको पता है, नाम रख दिए गए हैं। जैसे एक का नाम शिव शक्ति रखा गया है, और जो पुराना वाला था चंद्रयान 2 उसको हमने तिरंगा पॉइंट बोला है, और जो चंद्रयान 1 था उसका नाम पहले से ही जवाहर स्थल था, ठीक है। कब लॉन्च करा गया था, ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और ये वहाँ पे लैंड कब करा है, अगस्त 23 2023 में। इसलिए अगस्त 23 को हमने नेशनल साइंस डे भी डिक्लेयर कर दिया था। कहाँ से लॉन्च हुआ था ये, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आइलैंड है। कहाँ पे है श्रीहरिकोटा आइलैंड, पुलिकट लेक के सामने है। ये पुलिकट लेक आपको पता होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, वहीं पे है श्रीहरिकोटा आइलैंड, और वहीं से ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये मैंने आपको बता दिया, स्पेस डे अगस्त 23, शिव शक्ति हो गया चंद्रयान 3, तिरंगा पॉइंट हो गया चंद्रयान 2, और चंद्रयान 1 का है जवाहर पॉइंट। इंपॉर्टेंट है ये, इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। इतना डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इसके कुछ चीज़ें, जैसे विक्रम लैंडर का नाम विक्रम था जो वहाँ पे लैंड किया। फिर जो वो एक तरीके से छोटी सी गाड़ी सी है जो चल रही थी चांद पे, उसको रोवर बोलते हैं। प्रज्ञान उसका नाम है, प्रज्ञान रोवर। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो इसमें लगे हैं वो, जैसे उसकी एक का नाम है शेप स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानिटरी अर्थ। क्या करती है क्या नहीं करती है इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और हैं इनके, बस एक बार नाम देख लीजिए क्या इनका काम है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। रंभा, एलपी, चेस्ट, ILSA, APXS और LIBS, नाम देख लीजिए। कभी गलती से क्वेश्चन आ भी गया तो बस एक आपको थोड़ा दिमाग में रहे कि ऐसा कुछ था। बाकी इनके डेप्थ में कैसे कौन क्या काम करता है ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ट्रैवल फॉर लाइफ। ट्रैवल फॉर लाइफ, देखिए COP26 हुआ था ना, जो COP26 में नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ कैंपेन लॉन्च किया था और पंचामृत डिक्लेयर किए थे अपने, जहाँ पे नेट जीरो हम अचीव करेंगे 2070 तक, वो सब बातें की गई थी। तो उसी कैंपेन की लाइन पे ट्रैवल फॉर लाइफ है जो ये हमने स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पाटा ट्रैवल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई थी। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ट्रैवल फॉर लाइफ कैंपेन लॉन्च करा
और इसमें कैसे बेसिकली अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं, और जो ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर है उसको कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, नेट जीरो का जो अपना टारगेट है उस सबको अचीव करने के लिए, और ग्लोबली भी एक मैसेज डिलीवर करने के लिए कि अभी इसमें सबको एक साथ चलने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवरऑल सभी सेक्टर्स को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो मिशन लाइफ के अंतर्गत ही है, मैंने आपको मिशन लाइफ बता दिया, COP26। ठीक है, पंचामृत आपको पता होना चाहिए, और ट्रैवल फॉर लाइफ का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए थे। अवार्ड्स में जैसे ये जम्मू कश्मीर का ये दावर विलेज है, सारमोली उत्तराखंड का, ये देख लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, देखिए RRTS बोलते हैं। अभी के लिए इसका 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो जो स्टार्ट किया गया है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में। बाद में इसको और आगे बढ़ा के ये अलवर है जो उसमें राजस्थान में, वहाँ तक जाने वाला है ये। PM मोदी ने इसको लॉन्च करा था। जो ट्रेन है उसका नाम रखा गया है नवमो भारत। इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, और ये इंडिया का पहला रैपिड रेल सिस्टम है। अभी तक जो जैसे मेट्रो है ना, मेट्रो एक्चुअली रैपिड कैटेगरी में नहीं आती है, मेट्रो धीरे चलती है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसके स्टेशन होते हैं। लेकिन जो RRTS होगा इसका स्टेशन काफ़ी दूर दूर होंगे, और ये अच्छी खासी स्पीड 180 किलोमीटर तक की स्पीड से चलेगा। होयसाला टेम्पल आपको पता होगा, देखिए जो इस बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पे 42 हो गई हैं। तो 2 जो एडिशन हुए थे कौन कौन से, एक शांति निकेतन का और एक हमारा होयसाला टेम्पल्स का, ये इसी साल हुए हैं। शांति निकेतन आपको पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ एसोसिएटेड है। और जो होयसाला टेम्पल है ये होयसालेश्वर टेम्पल आपने सुना होगा, ये हेलेबिद, 3 जगह है, एक है हेलेबिद, एक है आपका बेलूर, और उसके अलावा सोमनाथपुरा, यहाँ 3 जगह टेम्पल हैं ये आपने एक दूसरा नाम भी सुना होगा, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र है एक्चुअली ये इन्हीं का, ये हेलेबिद बेलूर ये हैं जो ना जगह है, इनका ही पुराना नाम है द्वार समुद्र। कैपिटल हुआ करती थी ये होयसाला एम्पायर्स की। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था तो उस टाइम पे इसको द्वार समुद्र बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए, एक ये भी पूछा जा सकता है कि जो होयसाला टेम्पल है ये किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे होते हैं ना, कौन कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं। 3 मेन स्टाइल होती हैं, द्राविड़ा होती है, वैसारा होती है, और नगरा होती है। तो नगरा और द्राविड़ा का जो मिक्सचर होता है वो वैसारा स्टाइल होती है। तो उसी वैसारा स्टाइल में ये होयसाला टेम्पल्स बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं कौन कौन से, चेन्ना केसावा टेम्पल जो कि बेलूर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट होयसालेश्वरा टेम्पल ये हेलेबिद में है, इसको ही द्वार समुद्र बोलते थे पहले। केशावा टेम्पल, देखिए एक चन्ना केशावा है और एक केशावा है। ठीक है, केशावा ये लॉर्ड कृष्णा के भी एक तरीके से लोकल अवतार हैं ये। जो केशावा टेम्पल है ये सोमनाथपुरा में है। इसके बाद रिपोर्ट्स और इंडेसिस हैं। रिपोर्ट्स इंडेसिस देखिए इनमें बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कराया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो 2024 का है, वही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। सितंबर 7 2024 को कराया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इसी को बोला है हमने स्वच्छ वायु दिवस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्चुअली इस डे को डिक्लेयर किया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर, दिस रिकॉग्निशन इज पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर। जो हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर है ये उसके ही अंतर्गत ओवरऑल इस स्वच्छ वायु दिवस को मनाया गया है। बस आपको डेट याद रख लेनी है कि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज या फिर स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। बाकी डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वेक्षण में देखिए सबसे रैंक 1 की आपको सिटी याद रखनी है कि सूरत है जो गुजरात में, उसको रैंक 1 मिला था ओवरऑल कैटेगरीज में। बाकी इसमें और भी छोटे छोटे बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। 2022 का दिया हुआ है कंटेंट, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये देखिए ये काफ़ी पुराना कंटेंट दे रखा है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इतनी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं तो आपको इन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो, इसका टारगेट क्या है, 40% हम रिडक्शन करना चाहते हैं ताकि ओवरऑल जो हमारी नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है PM10 का, पार्टिकुलेट मैटर 10 का, उसमें उसकी कंसंट्रेशन हम उसको नीचे लाना है 40% से 2025-26 तक। नेक्स्ट, NIRF रैंकिंग, आपको पता होगा NIRF रैंकिंग से हमारे इंडिया में रिलीज़ करी जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसमें इस बार सबसे टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो देखिए अगर आप कॉलेजेस के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उसमें सबसे पहले है IIT मद्रास। नॉर्मली यहाँ पे आपको IIT बॉम्बे दिखेगा, ठीक है, IIT बॉम्बे दिखेगा। उसके अलावा IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज दिखेगा। लेकिन इस बार इसमें टॉप पे आप देखोगे तो कौन सा है, IIT मद्रास। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। IIT मद्रास आजकल काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है IIT मद्रास को। दूसरे पे IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस पहले पे कौन है ये पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी वाले
कैटेगरी में। यूनिवर्सिटीज़ के केस में पहले पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो बेंगलोर में है, दूसरे पे JNU है। ये काफ़ी डिस्कस हुआ था जब ये आया था, तो आपको पता होना चाहिए। पहले पे IISc है, दूसरे पे JNU, तीसरे पे जामिया और चौथे पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांसेस इसी कैटेगरी से हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ वाली कैटेगरी से। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे टॉप पे अन्ना यूनिवर्सिटी है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इंडिया रैंकिंग, इसमें टॉप 3 कॉलेजेस में देखा जाए तो हिंदू कॉलेज है, अगेन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये देख लीजिए, ये आपको वैसे किसी दूसरे एग्जाम में भी रेलेवेंट हो सकता है, कभी बाद में हो सकता है आपको काम आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन हमारे इंडिया में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अगेन IISc बेंगलोर है यहाँ पे। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में IIT मद्रास, अगेन पहले ऊपर देखा था, यहाँ पे भी है वो। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है, ये पता ही होगा अगर आपको IIM वगैरह के बारे में पता है तो। फार्मेसी के केस में जामिया हमदर्द है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ये बेसिकली NLU है, जो आपका NLU कहाँ पे है, ये वाला NLU के बहुत सारे कैंपस हैं, दिल्ली में भी है, वैसे ये बेंगलोर का कैंपस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले पे। और मेडिकल में आपको पता ही होगा, मेडिकल में एम्स दिल्ली है, उससे बेहतर तो कोई है ही नहीं इंडिया में, लोग लाइन में लगे रहते हैं एडमिशन के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 SDG इंडेक्स। देखिए इसमें बहुत डिटेल दी हुई है, इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल स्कोर जो हमारा है फिलहाल वो है 71, ठीक है। 100 पे हम पहुँचना चाहते हैं, अभी 71 है। लास्ट जब हमने चेक किया था तो हमारा मतलब 66 आया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इम्प्रूव हो गया है, 71 पे पहुँच गया है। इसके अलावा सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो हमारी है वो नो पॉवर्टी में रही है। आपको पता होगा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें हमने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। पॉवर्टी को हमने 29% से घटा के 11% पे ले आए हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छी प्रोग्रेस हमारी नो पॉवर्टी वाले सेक्शन में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अच्छी प्रोग्रेस हमारी क्लाइमेट एक्शन में थी। जेंडर इक्वलिटी में हमारी सबसे घटिया परफॉर्मेंस है, 50 के नीचे अभी भी हम जेंडर इक्वलिटी में हैं। और टॉप परफॉर्मर स्टेट देखोगे तो उत्तराखंड एंड केरला, बाकी इतना नहीं है। बस आपको ना ये नंबर जरूर याद रखना है कि हमारा स्कोर इस बार 66 है, सॉरी 66 लास्ट टाइम था, इस बार 71 है स्कोर हमारा। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट। इसमें देखिए इसमें भी काफ़ी सारी डिटेल्स डेप्थ में दी हुई हैं, ये कब आया या डेट या हाईलाइट हो रखी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको रिलीज़ कौन करता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका मतलब ओवरऑल पर्पस क्या है। रिलीज़ भी देखिए इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड, इसमें यूनिसेफ भी है, तो इसके भी कमी चांसेस हैं कि ये पूछा जाए कि कौन इसको रिलीज़ करता है। जहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पे नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। देखिए इसने बेसिकली ये बोला है कि जो अडेप्टेशन है ना, या फिर जो गोल हमें रीच करने हैं, उस गोल को रीच करने में अभी हम बहुत पीछे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल खासकर जो जीरो हंगर वाला है, इसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। ये ओवरऑल ग्लोब के लिए बात हो रही है, सबके लिए। इंडिया के लिए बात करी जाए तो इंडिया में जो अंडर नरिश्ड पीपल हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो नीचे आई है, इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ये कुछ डेटा और है, लेकिन ये इतना रेलेवेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है। पहले इसको ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोलते थे, लेकिन अब इसको ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ इसमें एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरी। देखिए जब कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर कोई दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है ना किसी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो अक्सर उसको पूछ लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी का नाम, कि ये भी इसमें एसोसिएटेड है टूरिज्म इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए। बाकी कितने डायमेंशन हैं, कितने पिलर हैं, वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आप याद कर लीजिए कि टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स टूरिज्म इंडेक्स में, और सबसे लास्ट है माली, और इंडिया का पोजीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना है, 39th पोजीशन, और हमारा स्कोर था 4.25। इसमें काफ़ी इंप्रूव हो गई है हमारी पोजीशन, पहले 54 थी। ऑल्दो कुछ पैरामीटर्स में भी इन्होंने चेंजेस करे हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर भी 54 से 39th पोजीशन आई है, तो ये काफ़ी बड़ा जंप है, तो पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये बेसिकली ये बताता है कि कौन सी सिटी रहने के लिए सबसे अच्छी है। तो इसमें ऑलमोस्ट हर बार की तरह ये वियना जो ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन सिटी है वियना की, वियना मतलब ऑस्ट्रिया की सिटी है, तो ये लगातार तीसरी साल इसमें टॉप पे आई है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन था वो है तेल अवीव। तेल अवीव आपको पता होगा इजराइल का ये एक तरीके से कैपिटल है। बहुत सारी कंट्रीज़ कुछ जेरूसलम को मानते हैं, कुछ तेल अवीव को मानते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे हमास और इजराइल के साथ वॉर, मतलब वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए जो तेल अवीव की पोजीशन है उसमें 20 पॉइंट की गिरावट आई है, जो कि थोड़ा एबनॉर्मल है। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में।
बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वियना ऑस्ट्रिया आप इतना भी याद रखेंगे तभी चल जाएगा। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया की जो सिटीज़ हैं, यहाँ पे 2 सिटी हैं, न्यू दिल्ली और मुंबई, ठीक है। ये दोनों सिटीज़ हैं जो ये टाई कर गई है 141वीं पोजीशन पे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है क्योंकि दोनों सिटीज़ का एक ही रैंक है, ये 141। नेक्स्ट, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे 2022-23 रिलीज़ हुआ है। इसमें देखिए, अभी इसमें भी बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। एक तो आपको याद रखना है कि ये सर्वे एस्टिमेट क्या करता है, तो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हर एक इंसान कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है अपने खाने पीने और सब मतलब ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने में, ये सब चीज़ें इसमें कैलकुलेट की जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं। देखिए, सबसे पहले तो कि हम इंडियंस है जो सबसे ज़्यादा खर्चा किन चीज़ों पे करते हैं। देखिए, आप इंडिया का ओवरऑल भी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में पढ़ोगे ना, तो ऑलमोस्ट इंडिया एवरेज जो इंडियन हाउस होल्ड है वो 50% अपना खर्चा ना खाने पीने की चीज़ों पे ही करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हाईएस्ट शेयर है उसमें बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट और प्रोसेस फूड, इस पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हरियाणा के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है। वैसे हरियाणा में ये पॉपुलर भी है कि दूध दही का खाना, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पे खर्च करने में हरियाणा सबसे आगे है। 41.7% जो एक्सपेंडिचर है फूड पे हरियाणा कर रहा है, जो वो मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट पे कर रहा है। केरला में सबसे ज़्यादा खर्चा अंडे और फिश और मीट इस सब के ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा देखिए, अगर आप रूरल एरियाज़ में देखोगे, रूरल एरियाज़ में जो खर्चा हो रहा है वो ज़्यादातर खर्चा हो रहा है कन्वेंस के ऊपर, यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर गाँव में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अर्बन एरियाज़ में जो मंथली शेयर है मतलब फूड कंजम्पशन का वो 39% है। एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ 50% के आसपास रहता है। ये इकोनॉमिक सर्वे आया था जो इस साल का, उसमें ये अच्छे से डिस्कस हुआ था, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन दी थी इकोनॉमिक सर्वे में कि जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कि इन दोनों में से हमें किसको इस्तेमाल करना चाहिए इन्फ्लेशन मेज़र करने के लिए। तो वहाँ पे इसको ये जो कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन वाला 50% वाला, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था। आपने इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष। देखिए, आयुष है जो इसमें जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सब आते हैं इसमें। तो इसके ऊपर एक सर्वे किया गया है कि लोगों को कितना अवेयरनेस है आयुष के बारे में। तो इस सर्वे में ये पता चला है कि 95% मेल एज वेल एज फीमेल जो 15 साल से ऊपर की एज के हैं रूरल एरियाज़ में, वो जानते हैं आयुष के बारे में, एटलीस्ट उनको पता है कि आयुष क्या होता है। और 96% अर्बन एरियाज़ में जानते हैं। तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है। आप बाकी आपको आयुष वगैरह से रिलेटेड इतना पता होना चाहिए। देखिए, एक 2023 में ही आई थिंक एक WHO को एक मीटिंग हुआ था गुजरात में, उसके एंड में गुजरात डिक्लेरेशन नाम से एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था, गुजरात डिक्लेरेशन में ये था कि एक तो इंस्टीट्यूट सेटअप करा है हमने गुजरात में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के लिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी WHO की 40% जो मेडिसिन होती है ना, 40% मेडिसिन, ये मेडिसिन वो वाली एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं जो केमिस्ट वगैरह पे मिलती हैं, फार्मेसी वगैरह पे, इनका जो सोर्स है ना 40% के केस में ये नेचुरल ओरिजिन होता है इनका। तो नेचुरल ओरिजिन है तो इसका मतलब आयुष की भी रेलेवेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने एक अग्नि स्कीम भी लॉन्च की है। अग्नि स्कीम का क्या मकसद है कि अग्नि स्कीम जो आयुष यानी कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, उससे रिलेटेड अगर किसी को सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको एविडेंस बेस्ड बनाया जाए, डॉक्यूमेंट करा जाए, ताकि अगर कहीं एक जगह किसी ट्रेडिशनल मेडिसिन से किसी को फ़ायदा हुआ है तो उसको हम दूसरी जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड रैंकिंग। देखिए, QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये पब्लिश होती रहती हैं बार बार, ऑलमोस्ट हर साल पब्लिश होती हैं ये। इसका वैसे नॉर्मली QS ही लिखते हैं इसको, क्वाक्वरेली सिमंड्स इसका फुल फॉर्म है। इसमें देखिए टॉपर तो इसमें हर बार यही रहता है MIT, ये USA का एक कॉलेज है MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर बार यही टॉपर रहता है इसमें। आपको ये ध्यान देखना है इसमें कि इंडिया में कौन है जो इसमें आया है लिस्ट में, तो IIT बॉम्बे है इसमें आया है जो एक, तो ठीक है। और टॉपर्स में आप देखोगे तो IIT बॉम्बे ही है, बाकी इंडिया का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा, IIT दिल्ली वगैरह का भी है इसमें लिस्ट में नाम, लेकिन मेनली IIT बॉम्बे है इसमें जो उसका ठीक ठाक रैंक आया है। नेक्स्ट, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 का है, लेकिन इसको अभी कुछ टाइम पहले ही इसको रिलीज़ करा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली इसमें ये देखा जा रहा है कि कौन सा स्टेट कितना सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है स्टार्टअप्स को थ्राइव करने के लिए, ताकि स्टार्टअप आराम से ऑपरेट कर सकें। तो इसका देख सकते हैं आप, सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये मेज़र करता है ये इंडेक्स। बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में इसमें गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु 4 स्टेट हैं, तो बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे मल्टीपल स्टेट होते हैं तो फिर वहाँ पे एग्जामिनर के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो ऑप्शन में क्या डाले।
ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे कैटेगरी बी स्टेट में जो लेस देन 1 करोड़ वाले स्टेट हैं उसके केस में बेस्ट परफॉर्मर हिमाचल है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया। क्राइम के ऊपर इंडिया में हर साल एक रिपोर्ट आती है जो NCRB निकालता है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था ये, और 1986 में ही एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, NCB, जो नारकोटिक्स वाली है, क्योंकि 1985 में NDPS एक्ट आया था, तो इनको आप रिलेट करके याद रख सकते हो, ये दोनों एक ही टाइम पे ये दोनों काम हुए थे। ठीक है, NCRB की रिपोर्ट आई है। NCRB की रिपोर्ट में हर साल यही बताते हैं कि कितना क्राइम बढ़ रहा है, कहाँ पे क्राइम ऊपर जा रहा है, कहाँ क्राइम नीचे जा रहा है। क्राइम कभी नीचे से जाता नहीं है, मतलब आपको कॉमन सेंस ही लगा लो, क्राइम धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम तो क्या ही होता है क्राइम। ठीक है, तो एक इंक्रीज़ देखने को मिला है आपको सुसाइड्स वगैरह में 4.2% का, जबकि हमारा गोल है, हमारी जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है ना, उसका गोल है कि हम 10% कमी लाएंगे सुसाइड्स में 2030 तक, लेकिन ऐसा होता अभी तो नहीं नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, क्राइम देख, सबसे ज़्यादा ओवरऑल क्राइम देखा जाए तो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और वुमेन के अगेंस्ट क्राइम देखा जाए सबसे ज़्यादा, तो वही है, हमारे दिल्ली को बोल देते हैं ना रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वुमेन की कैटेगरी में दिल्ली टॉप करता है हर बार, सबसे ज़्यादा वुमेन के अगेंस्ट क्राइम दिल्ली में ही होते हैं। इसके पीछे वैसे दूसरा रीज़न भी है, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे कुछ स्टेट ऐसे होते हैं, क्राइम तो वहाँ होते हैं लेकिन उन क्राइम के लिए FIR वगैरह नहीं लिखवाई जाती, तो इसलिए, क्योंकि दिल्ली वगैरह में तो लोग अवेयर हैं तो वो FIR लिखवा देते हैं, FIR हो जाती है तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है, दूसरे स्टेट्स में वो रिकॉर्ड में ही नहीं आता है, तो ये भी एक एंगल रहता है। नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट्स। देखिए, रोड एक्सीडेंट से इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं, दुनिया में इतनी डेथ किसी कंट्री में नहीं होती रोड एक्सीडेंट से जितना इंडिया में होती है, चाइना US से कहीं नहीं होती इतनी डेथ, सबसे ज़्यादा डेथ होती है इंडिया में। ठीक है, WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसने भी हाईलाइट की थी ये चीज़। WHO की रिपोर्ट में तो ये तक आया था कि दुनिया में जो डेथ है ना वो नीचे जा रही है, कम हो रही है रोड एक्सीडेंट से, लेकिन इंडिया में जो डेथ है वो हर बार इंक्रीज़ हो रही है, लगभग 5% इंक्रीज़ हो गई थी इस बार WHO के अकॉर्डिंग। तो ये इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में लोगों का जो बिहेवियर है वो रोड वगैरह पे अच्छा नहीं है। एक ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ये पता होना चाहिए आपको, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, ये भी हर साल एक आधा बार तो न्यूज़ में आई जाती है। तो जो एनुअल रिपोर्ट आई है यहाँ पे अगेन ये देख रहे हैं हम, इंक्रीज़ हो रहा है, 11.9% का हो रहा है, जबकि ग्लोबली हम देखेंगे तो डिक्रीज़, मतलब इसमें हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह आते हैं, पर मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेथ वेनेजुएला में होती हैं, और इंडिया में स्टेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मतलब एक्सीडेंट होते हैं वो तमिलनाडु में होते हैं, लेकिन डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, मिसलीनियस देखते हैं कुछ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश बैग्स टॉप अचीवर स्टेटस, उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर स्टेटस मिला है किसमें? BRAP 2022 में। BRAP का मतलब क्या है? बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। इसमें बेसिकली ये देखा जा रहा है कि कौन सा स्टेट रिफॉर्म्स लेके आ रहा है ताकि बिजनेस है, जो ईज़ ऑफ बिजनेस है वो मतलब उसमें अच्छे से प्रोग्रेस करें। तो इसमें यूपी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए यूपी को ये अवार्ड दिया गया है। फास्ट मूवर्स कैटेगरी में एकमात्र राज्य गुजरात रहा है, और टॉप अचीवर में उत्तर प्रदेश रहा है। बस इतना काफ़ी है इसके बारे में। नेक्स्ट, एक लिस्ट आई थी अभी ग्लोबली टॉप 10 कोल माइंस की, तो इसमें 2 माइंस का नाम आया है इंडिया की, दोनों की वो छत्तीसगढ़ में है, गेवरा माइन और कुसमुंदा माइंस, कुसमुंदा कोल माइंस और गेवरा कोल माइंस। ठीक है, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलेंगे आपको। तो ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे worldatlas.com ने इसको पब्लिश किया था, तो ये पूछा जा सकता है कि, और ये आप देख सकते हो दूसरे पे ये गेवरा इंडिया का। ओवरऑल लिस्ट में टॉप पे ब्लैक थंडर माइन है जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। इंडिया का ये कह रहा है चौथे नंबर पे कुसमुंदा ओसी माइन, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है, दोनों छत्तीसगढ़ में है ये। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी रेलेवेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्री विजयपुरम ये कौन सी जगह का नाम रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है किसका? अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, और ये कौन सा आइलैंड पे लोकेटेड है? साउदर्न अंडमान पे है ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि साउथ अंडमान पे लोकेटेड है। इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये बेसिकली श्री विजयपुरम रखा गया है ताकि जो वहाँ के लोग हैं, लोकल नेटिव्स हैं, उनकी जो हीरोइक मतलब कल्चर रहा है उनका पहले से ही, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी, और वैसे भी इसका सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकली। आपको चोला एम्पायर से रिलेट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उस टाइम पे जो ये वाला एरिया था इसको श्री विजय कहा जाता था। नेक्स्ट, खेल उत्सव। देखिए, इंडिया में स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? अगस्त 29 को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी थे जो, उनकी ये एक तरीके से बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। कब ये ऑर्गेनाइज हुआ था? ये 27 से 30 तक हुआ था, क्योंकि 29 को सेलिब्रेट करा जाता है। इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, वक्फ अमेंडमेंट बिल। देखिए, वक्फ बोर्ड है जो, ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है वक्फ बोर्ड, तो इसके अमेंडमेंट बिल लेके आया गया है। देखिए, नॉर्मली वैसे जब अमेंडमेंट स्टेज में बिल होता है ना, बिल से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जब बिल एक्ट बन जाता है तब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वक्फ क्या होता है। देखिए, वक्फ का मतलब होता है डोनेट की हुई, चैरिटी पर्पज से, मतलब प्रॉपर्टी जो डोनेट करता है ना कोई,
मुस्लिम में चैरिटी के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं उसको बोलते हैं वक्फ कर देना। तो उस जो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज डोनेट करी और वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठा हो गई, तो उन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, ये उन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करता है। तो अभी इसमें वक्फ बोर्ड में जो मतलब वक्फ का जो एक्ट है उसमें अमेंड करने के लिए एक बिल लेके आ गया था, तो जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। बाद में इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। आपको पता ही होगा दो तरीके की कमेटीज़ होती हैं, एक सेलेक्ट कमेटी होती है और एक जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। सेलेक्ट कमेटी में किसी एक ही हाउस के मेंबर होते हैं, जबकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मेंबर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसमें आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मैंने आपको वक्फ क्या होता है ये बता दिया है। इसके अलावा जो चेंज यहाँ पे गवर्नमेंट करना चाहती है वो ये है कि एक जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड क्लेम करता है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जो भी, वो उसको वेरीफाई करेगा। इसके अलावा जो वक्फ का जो काउंसिल होती है उसमें नॉन मुस्लिम 2 बंदे इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं जो कि नॉन मुस्लिम होंगे, और इसके अलावा जो वुमेन है उनके लिए भी सीटें रिजर्व की जा रही हैं। ठीक है, ये कुछ मेजर चेंज हैं। नेक्स्ट है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज क्या होता है, ऐसी बिजनेसेस होते हैं ये, जैसे मान लो मैंने कोई अपना बेकरी खोल लिया, अब मैंने उस बेकरी को रजिस्टर नहीं कराया एज ए लीगल एंटिटी। मतलब देखिए, लीगल एंटिटी कोई भी हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, एक बिजनेस हो सकता है, कोई भी लीगल, एक बिल्डिंग होती है वो भी लीगल एंटिटी हो सकती है अगर उसको आप रजिस्टर करा दो तो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, आप दुकान खोल लिया लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, तो वो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज कहलाती है। तो उसके रिगार्डिंग ये सर्वे है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, रिजल्ट निकल के आया तो पता चला है कि इसमें ग्रोथ हो रही है काफ़ी, बाकी इतना ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं है जो एग्जाम में पूछा जा सके। बस ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हाई चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि बीपीएससी या यूपी पीसीएस या फिर इस बार का जो 2025 का यूपीएससी आएगा ना, उन तीनों में से ये किसी ना किसी में आपको जरूर ये क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। और यूपीएससी तो एक बार एक्चुअली इसको पूछ भी चुकी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछा गया था ये। देखिए 3 इंडियन लिटरेरी वर्क हैं उनको रिकॉग्नाइज करा गया है। ये इसका जो पर्पज़ है ना, ये जो प्रोग्राम है एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, इसमें यूनेस्को क्या करता है ना, जो मेजर कुछ लिटरेरी वर्क है ना जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जो बहुत रेयर और बहुत मतलब क्रिटिकल है कल्चर के लिए, उनको कैसे हम संभाल के रख सकते हैं, उनके ऊपर काम करता है। तो इसमें 3 बुक्स को ऐड करा गया। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधी जो डायलेक्ट है हिंदी का उसमें लिखी गई है। पंचतंत्रा ये विष्णु शर्मा ने लिखी है, इसके बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पंचतंत्र। ये कहानियाँ होती हैं छोटी छोटी। नेक्स्ट है हमारी सहारदयालोका लोकाना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, यहाँ पे सहारदयालोका लोकाना, इसी पे यूपीएससी ने पूछा था। कैसे पूछा था, ये कि ये लिखी किसने है, इसको लिखा है क्या, इसका नाम है जिसने ये लिखा है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन है जो ये ध्वनि थ्योरी है, साउंड थ्योरी, वो उन्होंने दी थी। और किस बुक में दी थी, ध्वनि आलोक। ये ध्वनि आलोक है ना, जो ये बुक यूपीएससी ने पूछी थी, आई थिंक 2023 में पूछी थी यूपीएससी ने, ध्वनि आलोक क्या है। तो ये तीनों, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरी पीडीएफ में ना अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर कोई क्वेश्चन है जो मैं बोल सकता हूँ कि 100% आपको किसी एग्जाम में दिखेगा, वो ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा जरूर। तो इस तीनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रामचरितमानस, पंचतंत्र फैबल्स और ये आनंदवर्धन के बारे में कि उसने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, कब आया था, ये कब नहीं है, कश्मीरी पोइट थे ये। ठीक है, ये मंगोलिया का कैपिटल है ये उलान बतार, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करा गया था ये फंक्शन, वहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज करा गया था। इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं जो पहले से ही डाली हुई हैं इस लिस्ट में। द IAS तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सैवा मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ पांडिचेरी, ऋग्वेद, ये बड़ा सा नाम है क्या, लघु कला चरकंतरा, मतलब इसको देख लीजिए, पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। तारीख़ ख़ानदान तिमूरिया, ये बेसिकली जो मुग़ल एम्पायर है उससे रिलेटेड हिस्ट्री है इसमें। उसके अलावा आपका शांतिनाथ चरिता, गिलगित मैन्यूस्क्रिप्ट, गिलगित आपको पता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें, उस एरिया को गिलगित बोलते हैं। तो ये आपको देख लेना है, मतलब इंपॉर्टेंट है। मैत्रेय वर्ड जहाँ आ गया, मैत्रेय का मतलब क्या है, होता है फ्यूचर बुद्धा, तो मतलब ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट, रामचरितमानस मैंने आपको बता दिया, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधी डायलेक्ट में लिखी गई है। पंचतंत्र बता दिया, विष्णु शर्मा ने लिखी है। और ये नीति यानी कि पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड ये इस मतलब इसमें बेसिकली लेसन्स होते हैं कि एक आपको स्टोरी बताएंगे, उस स्टोरी की कुछ उसमें से आपको लेसन सीखने को मिलेगा। सारध्यालोका लोकाना, ये ध्वनि आलोका बुक वगैरह जिन्होंने लिखी है आनंदवर्धन ने, उन्हीं का काम है ये। नेक्स्ट, इंडिया इमर्जेज एज 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर। देखिए प्रोड्यूसर अगर पूछा जाए ना तो उसमें इंडिया 3rd लार्जेस्ट है, लेकिन जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें अभी भी जापान हमसे आगे है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसकी कैपेसिटी में इंडिया ने जापान को आगे निकल गया, जापान से। अब इंडिया सिर्फ चाइना और USA से पीछे है। ठीक है, 3rd नंबर पे है इंडिया प्रोडक्शन की कैपेसिटी में।
रीन्यूएबल एनर्जी का आपको पता होगा हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का। कब तक का है टारगेट? 500 गीगावाट हमें अचीव करना है बाय 2030। ये हमने यहाँ पे पंचामृत था जो COP26 में, उसमें हमने ये प्लेज किया हुआ है। यहाँ पे और देख सकते हैं, देखिए हमारा जो एनर्जी मिक्स है ना, एनर्जी मिक्स में सोलर पावर है जो ये 3rd नंबर पे आता है, और जो विंड है वो 4th नंबर पे आता है। न्यूक्लियर आप देखोगे तो न्यूक्लियर सिर्फ 2% है इंडिया का। नेक्स्ट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बहुत बड़ा सा नाम है ये। एक्चुअली फुल फॉर्म है किसका? बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। जो कंट्रीज़ बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं वो सारी कंट्रीज है इसमें कई बार लोग कन्फ्यूजन होता था, आपको पता होना चाहिए म्यांमार, थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ भी इसमें आती हैं, ठीक है, और इसमें पाकिस्तान नहीं है। की फीचर्स देखिए, अभी हुआ क्या है ना कि बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट करा गया था 2024 में। चार्टर का मतलब है कि एक तरीके से इसको ना लीगल एंटिटी बना दिया गया है। इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह डाल दी गई हैं, 7 अलग अलग इसमें पॉइंट्स डाले गए हैं, और हर कंट्री को एक मुद्दा दिया गया है कि आप इसके ऊपर काम करोगे। तो आपको याद रखना है कि इंडिया को क्या दिया गया है। इंडिया को दिया गया है सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एनर्जी, ये इंडिया को दिया गया है, ठीक है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इंडिया को क्या दिया गया है वो जरूरी है। सिक्योरिटी और एनर्जी के बारे, जो एनर्जी का जो कोऑपरेशन है वो इंडिया देखेगा। और ये बिम्स्टेक बना कब था? तो बिम्स्टेक हमारा 1997 में बना था ये ऑर्गेनाइजेशन, इतना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, ABCP, एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा गया था। इसका जो थीम था वो था द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस है जो ये एक वॉलेंट्री मास मूवमेंट है बुद्धिस्ट का। यहाँ पे इसका थीम था द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। यहाँ पे दलाई लामा जी हैं जो उनको एक तरीके से यूनिवर्सल सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया गया है बुद्धिस्ट वर्ल्ड का। 6 जुलाई को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है यूनिवर्सल डे ऑफ कंपैशन। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पे इनका गोल ये है कि कैसे जो बुद्धिज़्म की कोर टीचिंग्स हैं उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, और एक हारमोनियस और पीसफुल वर्ल्ड इस्टेब्लिश करा जाए। ये भी कहाँ हुआ है? उलान बातार में। उलान बातार कैपिटल है मंगोलिया की, ये एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैचू ऑफ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू है जो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करा था राजकोट में, राजकोट फोर्ट में, और बाद में फिर ये जो मतलब स्टैचू था ये हवा और आंधी वगैरह से, तूफान से गिर गया था, तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये पूछा सकता है कि कहाँ पे था ये स्टैचू। वैसे ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल बहुत रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैचूज यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे स्टैचू ऑफ वननेस, ये आदि शंकराचार्य का है। ओमकारेश्वर खांडवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये भी सितंबर 2023 में ही इनॉग्रेट हुआ था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये रामानुजाचार्य का है, हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। यूपीएससी आई थिंक 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2022 में ही आया था, यस 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। यूनिटी आपको पता ही होगा, वल्लभ भाई पटेल का है, ये गुजरात में है, ये सबको पता है, इसके ऊपर तो कम ही चांस है। थिरुवल्लुवर स्टैचू, ये थिरुवल्लुवर ये तमिल सेंट हुए हैं, एक बहुत फेमस, कन्याकुमारी में है इनके ऊपर स्टैचू, ये बहुत पुराना है तो इसके भी कम चांस हैं। नेक्स्ट है हमारा तथागत स्थल, ये बुद्धा का है, 2013 में था, ये भी बहुत रेयर है कि चांस पूछा जाएगा। स्टैचू ऑफ पीस आपको पता होना चाहिए, ये भी रामानुजाचार्य का है, लेकिन ये श्रीनगर में है, ठीक है। तो ये हो सकता है लोकेशन पूछ लिया जाए, लोकेशन बताना थोड़ा मुश्किल होगा इसका, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है स्टैचू ऑफ पीस, स्वामी रामानुजाचार्य। उसके अलावा जो एक लेटेस्ट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये 2023 में ही था। कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा कौन था? देखिए कैंपेगौड़ा वो हैं जिन्होंने बेंगलुरु शहर को बसाया था। आप में से कोई बेंगलोर गया होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पे जो एयरपोर्ट है ना उसका नाम भी कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ या फिर विश्वरूपम नाम रखा गया है इसका, ये नाथद्वार में है। नाथद्वार वही जगह है जहाँ पे पिचवाई पेंटिंग्स के लिए फेमस है ये नाथद्वार, और ये भगवान शिव का है राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ छोटे छोटे न्यूज़ हैं, अब ये देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पैरा ओलंपियन है राकेश कुमार, इनको एम्बेसडर डिक्लेयर किया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट मिशन मौसम, मिशन मौसम है जो, जैसे देखिए 2012 के आसपास ना एक मिशन मानसून लॉन्च हुआ था, तो अब उसी की तर्ज पे मिशन मौसम लॉन्च करा गया है। इसमें हम करना क्या चाहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल क्लाउड्स में ना, क्लाउड्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए जाएंगे, जो ओवरऑल हमारी वेदर फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है ना उसको इस तरीके से इंप्रूव करा जाएगा कि हम बहुत छोटे से एरिया में बता सकें कि बारिश कहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है। और जो लाइटिंग वगैरह होती है ना उसके भी यहाँ पे प्रिडिक्शन की जाएगी, और ये भी कोशिश किया जा रहा है कि हम क्लाउड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसको ऐसे चेंज कर दें कि लाइटिंग एक पर्टिकुलर एरिया में हो ही ना। जैसे आपको पता होगा इंडिया में उड़ीसा में होती है सबसे ज़्यादा लाइटिंग, ये उड़ीसा में बहुत लोग मरते हैं। उड़ीसा जो गवर्नमेंट है वो पाम ट्रीज़ भी इसलिए प्लांट कर रही है ताकि वहाँ पे बचाया जा सके लोगों को इससे लाइटिंग से।
तो पूछा जा सकता है मिशन मौसम इंपॉर्टेंट है। चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस है, ये ऑर्गेनाइज कराई गई है कहाँ पे, आगरा उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए ये थोड़ा यूपीपीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोशल जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है उसने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया है। इसका बेसिकली जो गोल है ना चिंतन शिविर का, ये है कि जो सोशल जस्टिस के लिए इंडिया में स्कीम चल रही है ना, उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। विजियो नेक्स्ट, ये एक एआई बॉट है एक तरीके से, जो फोरकास्ट करेगा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये, फोरकास्ट करेगा ये कि इंडिया में क्या क्या फैशन ट्रेंड्स हैं और आगे कैसे फैशन ट्रेंड आने वाले हैं। नॉट दैट रेलेवेंट, नाम बस थोड़ा याद रखना है कि ये फैशन से रिलेटेड है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। सागर मंथन एक प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, जो काम करेगा कि इस तरीके से कि जो ब्लू इकोनॉमी का हमारा टारगेट है ना 2020 से 2025 के लिए हमने ब्लू इकोनॉमी का टारगेट रखा है, ब्लू इकोनॉमी 2.0। तो कैसे हम यहाँ पे जो ये फिशरीज़ वगैरह सेक्टर है, आपको पता होगा इंडिया में जो फिशरीज़ है ना 25% फिशरीज ही है सिर्फ जो मराइन सेक्टर से आती है, मरीन सेक्टर से, बाकी 75% इनलैंड है। तो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो ये मरीन सेक्टर से आ रहा है इसको बढ़ाया जाए, उसी के लिए सागर मंथन प्लेटफॉर्म है। इसमें सारी मिनिस्ट्रीज़ जो भी इन्वॉल्व होंगी यहाँ पे, पोर्ट शिपिंग हो चाहे फिर वो फिशरीज़ हो, सब यहाँ पे एक तरीके से बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको पता होगा इस बार सरकार है ना जो वो कोएलिशन गवर्नमेंट है और उसमें दो पार्टी हैं, एक तो टीडीपी और एक है जेडीयू, ये बिहार वाली है। तो दोनों को इनको ना थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी गई है इस बार बजट में। जेडीयू के लिए आपको गया याद रखना है कि गया को एक इंडस्ट्रियल नोड की तरह डेवलप किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल नोड का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी। टीडीपी है जो इसके लिए यहाँ पे कोपार्थी नाम की जगह है। जैसे देखो बहुत सारी जगह है इसमें जो कॉरिडोर है, लेकिन आपको ये दो याद रखनी है, दो ज़्यादा चांस है पूछे जाने के। कोपार्थी नाम की जगह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट, जियो पारसी स्कीम पोर्टल। देखो जियो पारसी स्कीम है ना, आपको पता होगा इंडिया में जो पारसी है ना, पारसीज वैसे तो ये बहुत रिच हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन धीरे धीरे ना नीचे आती जा रही है इन लोगों की। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो पारसी हैं उनको मोटिवेट करा जाए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ अपनी। तो ये स्कीम है जियो पारसी। नेक्स्ट, नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम। पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम क्या करेगा कि ये किसानों को डायरेक्टली जोड़ देगा। किससे किसान को जोड़ेगा? ये साइंटिस्ट वगैरह से, यानी कि किसानों को टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाएगी ताकि किसान अपनी फसलों को पेस्ट्स के अटैक से बचा सके। नेक्स्ट, जस्टिस हेमा कमेटी है, जस्टिस हेमा है जो इनकी एक कमेटी थी, जस्टिस हेमा कमेटी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट, एक्चुअली इन्होंने रिपोर्ट बहुत पहले दे दी थी, 5 साल हो गए थे इसको रिपोर्ट को आए, लेकिन ये पब्लिश नहीं करी थी केरला गवर्नमेंट ने। तो केरला हाई कोर्ट ने अभी केरला गवर्नमेंट को बोला कि इसको पब्लिश करो, तो उन्होंने अभी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है ये, वुमेन के सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड। जस्टिस हेमा कमेटी के साथ साथ में जस्टिस वर्मा है, उनकी कमेटी की रिपोर्ट है, वो भी इसी से रिलेटेड है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड। मलयालम सिनेमा में कैसे जो वुमेन की कास्टिंग काउच का जो इशू होता है ना, जैसे बॉलीवुड में भी आता है कई बार ये कास्टिंग काउच इशू, कैसे मतलब जॉब के लिए सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है वुमेन से, उससे रिलेटेड है ये जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट। और ये खासकर मलयालम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, केरला से रिलेटेड है। जन पोषण केंद्र, देखिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना इंडिया का, पीडीएस के अंदर फेयर प्राइस शॉप होती है, तो फेयर प्राइस शॉप को ना अब धीरे धीरे कन्वर्ट करा जा रहा है जन पोषण केंद्र में। यानी कि हम अपना फूड सिक्योरिटी से कहाँ बढ़ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी कि सिर्फ लोगों को खाना नहीं खिलाना है, लोगों को अच्छा खाना खिलाना है ताकि उनके शरीर में सारी जो आवश्यक जो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी मतलब पूरी हो जाए वो न्यूट्रिशन। शिक्षा सप्ताह, देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके 4 साल हो गए हैं और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए शिक्षा सप्ताह स्टार्ट करा गया था। इसके अंदर 2 प्रोग्राम स्टार्ट करे गए थे, एक विद्यांजलि और एक तिथि भोजन। तिथि भोजन में वही मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड है ये। विद्यांजलि ओवरऑल स्कूल में लिटरेसी वगैरह को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है। बस इतना काफ़ी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रोजेक्ट अस्मिता के अंतर्गत हम 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने वाले हैं। बस इतना काफ़ी है, आपको याद रखना है। बाकी एक कोलैबोरेशन किसके साथ करा है यूजीसी ने, तो भारतीय भाषा समिति ये ट्रांसलेट करेगी अस्मिता प्रोग्राम के अंदर 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट, देखिए सीबीआई अगर सीबीआई को किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना होता है ना, तो उसके लिए उसको परमिशन चाहिए होती है, किससे? स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जनरल कंसेंट लेना होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टेट जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है ना, तो उस स्टेट और सेंटर में भी उसी जैसे मान लो अभी बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है और बीजेपी की ही मध्य प्रदेश में सरकार है, तो नॉर्मली जो ऐसे स्टेट होते हैं ना जहाँ पे सेम गवर्नमेंट होती है स्टेट और सेंटर की, तो वहाँ पे नॉर्मली कंसेंट की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये अलग सीन हुआ है। अपोजिशन के जो स्टेट्स हैं वो उन्होंने तो मना करा हुआ है, खैर हम नहीं देंगे कंसेंट। लेकिन एक ये मोहन यादव हैं, ये कौन है, ये नए सीएम बने हैं अभी मध्य प्रदेश के, इन्होंने भी मतलब ये डायरेक्शंस इशू किए हैं कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है स्टेट में तो आप बिना कंसेंट के आ जाओगे।
पहले और ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने जनरल कंसेंट लिया हुआ है, मतलब कि वो बोलते हैं कि परमिशन लेके आओ, बिना परमिशन नहीं आओगे। और ये खासकर ओपोजिशन लेड स्टेट होते हैं। देखो, अब देखो, बंगाल है, झारखंड है, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, ये सारे ओपोजिशन के स्टेट्स हैं। लेकिन ये थोड़ा अपवाद है एक तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कम चांस है पूछे जाने के। शहर प्रोग्राम है, देखिए ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल। आपने सिविल स्कोर निकाला होगा ना, क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, ये वही कंपनी है ट्रांस यूनियन सिविल जो सिविल स्कोर निकालती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज़ करने का इसका गोल है शहर प्रोग्राम का। लोगों को क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में लोगों को समझाया जाए। खासकर ये वुमेन को टारगेट करता है कि वुमेन को फाइनेंशियल लिटरेसी नॉर्मली कम होती है वुमेन में, ठीक है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस प्रोग्राम के थ्रू, शहर प्रोग्राम। नेक्स्ट, लद्दाख अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी। देखिए, लिटरेसी और फंक्शनल लिटरेसी में क्या फ़र्क होता है। लिटरेसी का मतलब तो सिंपल है कि आप, जो डेफिनेशन है हमारी कि 7 साल की या उससे आप ज़्यादा उम्र है और आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, तो आप लिटरेट हो। लेकिन फंक्शनल लिटरेसी का मतलब है कि आप जो लिटरेट तो आप हो ही, साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल भी कर रहे हो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल लिटरेसी। तो लद्दाख में 100% फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है। नेक्स्ट, और देखिए ये टारगेट अचीव करने के लिए स्कीम थी जो इसका नाम था नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, प्रमोशन इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। देखिए, एक केस हुआ था अभी हाल ही में, रवि कुमार धनु शुक्ला मेहता वर्सेस ये एंड INR, मतलब हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के अगेंस्ट ये केस था, स्टेट ऑफ गुजरात में चला था मतलब ये केस। रवि कुमार धन शुक्ला मेहता, इतना बहुत है, इतना याद रखेंगे नाम। इस केस में क्या वर्डिक्ट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए, प्रमोशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप केस कर दोगे सरकार के अगेंस्ट कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि हाँ, अगर ऐसा है कि आपको पता है आपके साथ ऐसा है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस बेसिस पे कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो या किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, तब आप आ सकते हो हमारे पास कि मेरा प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा कि मैं इस कास्ट से हूँ, मैं लोअर कास्ट से हूँ या अपर कास्ट से हूँ। लेकिन नॉर्मली नहीं आ सकते आपकी, मेरे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। देखिए, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ उनको बोलते हैं, जैसे आपको पता है ना, ट्रॉपिक्स के बीच में जो कंट्रीज़ हैं उनको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ बोलते हैं, जो ऐसे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आती हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ हैं जो नॉर्मली यहीं होती हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इस तरीके की बीमारी यहीं देखने को मिलती हैं। इन्हीं ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ऑल्दो ये तो मलेरिया वगैरह तो नेग्लेक्टेड में नहीं आती हैं। जैसे एक नोमा करके एक डिजीज़ है, ये हाल ही में ऐड करी गई है इसमें 2023 में ही इस लिस्ट में, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो WHO का टारगेट है कि हमें कम से कम 100 कंट्रीज ऐसी बनानी है जो अपने आप को जो कम से कम एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को ख़त्म करेंगी। तो हाल ही में इराक बना है 50वां कंट्री, अभी तो खैर 50 कंट्रीज़ और बचे हैं तो टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया सिक्योर्स द ओवरसीज़ पोर्ट ऑफ सितवे। देखिए, आज तक हमारे पास ना एक ही ओवरसीज़ पोर्ट था जो हम रन करते थे, और वो कौन सा था, चाहबार पोर्ट, जो कि ईरान में लोकेटेड है, ठीक है। अभी हमने एक पोर्ट और एक्वायर कर लिया है, कौन सा, ऑपरेशन एक्वायर किया, मतलब खरीद नहीं लिया है हमने, ऑपरेशन हम मतलब चलाएंगे हम इसको। सितवे पोर्ट है ये म्यांमार का। नेक्स्ट, सीनियर केयर रिफॉर्म्स। देखिए, इस बार UPSC के मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला। तो ये सीनियर सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में है। नहीं, एक्चुअली ये वर्ल्ड UNFP यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई थी जिसने बोला था कि इंडिया में जो एल्डरली है ना, 2050 तक लगभग 20% के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। एल्डरली पॉपुलेशन, बुड्ढों की संख्या मतलब 2050 तक 20% के आसपास हो जाएगी, जो अभी 11% के आसपास है, जो ये बढ़ के 20% हो जाएगी। इसका मतलब काफ़ी सारे बुड्ढे हो जाएंगे देश में, आप ऐसे समझ लीजिए इसको। काफ़ी ओल्ड एज पर्सन है जो वो हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगे आपको। तो इसलिए गवर्नमेंट को अभी से तैयार होना पड़ेगा कि कैसे हम इस समस्या को मतलब देखेंगे, कैसे हम इस, या तो जो एजेड लोग हैं उनकी कैसे ध्यान रखना है, उनकी सोशल सिक्योरिटी वगैरह का, वो सब देखा जाए अभी से, उसके लिए अभी से तैयारी की जाए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड एम्स टू द नेशन। ये बहुत सारे एम्स हो गए हैं, 5 नए एम्स हैं जो ये डिक्लेयर करे गए, बनाए गए थे अभी, तो इस पर ये इतना रिलेवेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट, नीति आयोग ने ग्रो इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ग्रो इनिशिएटिव है बेसिकली, इसमें ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, उसका इस्तेमाल करा जाएगा इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री का जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने के लिए। एग्रो फॉरेस्ट्री में बेसिकली जो एग्रीकल्चर के साथ साथ हम फॉरेस्ट वगैरह भी उगाते हैं ना, उसमें एक्चुअली इसमें कॉमन प्रैक्टिस बोलते हैं उसको। कॉमन प्रैक्टिस का एक इशू है, मेंस के लिए आप जब पढ़ोगे तो आपको आएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना है कि ग्रो इनिशिएटिव है जो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है और नीति आयोग ने लॉन्च करा है। मेहतारी वंदना योजना,
महतारी वंदना योजना है, ये आप समझ जाओगे नाम से कि ये फीमेल से रिलेटेड है। जैसे ऊपर हमने एक सुभद्रा स्कीम पढ़ी थी ना उड़ीसा के लिए, उस तरीके से ये महतारी योजना सिमिलर है ये भी। ये लेकिन कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ के लिए है। यहाँ पे 1000 रुपये पर महीने दिए जाएंगे, वहाँ पे 10,000 रुपये एक साल में दे जा रहे थे, यहाँ पे 1000 रुपये पर महीने दिए जा रहे हैं। मोदी जी ने ही लॉन्च करी है दोनों स्कीम। ये छत्तीसगढ़ में है वो, और वो पहले वाली कहाँ पे थी, वो उड़ीसा में थी। महाराष्ट्र रिजर्वेशन बिल 2024 ये पास कर दिया है, 10% रिजर्वेशन दे दिया है यहाँ पे। एक नाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने ये पास करवा दिया है बिल। लेकिन वही है, हर बार ये कई बार पास हुआ है पहले भी ये मराठा रिजर्वेशन बिल, और हर बार ये रिजेक्ट हो जाता है। मतलब इसको जैसे बिहार वाला था ना, बिहार में भी आया था भी ऐसा बिल एक, जहाँ पे रिजर्वेशन दिया बढ़ा दिया गया था, 65% कर दिया था, लेकिन वो पटना हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो कुछ टाइम बाद आप एक और करंट अफेयर पढ़ोगे कि इसको भी स्ट्राइक डाउन कर देगा सुप्रीम कोर्ट या फिर वहाँ का बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट सुफलाम 2024, ये सुफलाम अगेन ये भी आपका स्टार्टअप से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, सुफलाम न्यू दिल्ली में ये लॉन्च करा गया था। बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या है सुफलाम, ठीक है, क्योंकि नाम से पता नहीं चल रहा है। तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड है, बस इतना याद रखोगे काफ़ी है। नेक्स्ट इंटरनेट फ्रीडम, देखिए इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इंडिया नंबर 1 पे है इंटरनेट शट डाउन करने में। यानी कि जैसे भी हमारे यहाँ पे कुछ दंगा वंगा हो जाता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरनेट बंद कर दो, सबसे आसान तरीका है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है ये, इंडिया ने टॉप करा है इस लिस्ट को। बेकार है वैसे, अच्छी चीज़ नहीं है टॉप करना इस लिस्ट में, मतलब इस लिस्ट में तो जितना नीचे आओ इतना बेहतर है, लेकिन हमने इसमें टॉप करा है। जो दुनिया में टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट्स है ना, वो 60% तो इंडिया में ही हो रहे हैं। मतलब अगर दुनिया में 100 केसेस हुए हैं इंटरनेट बंद करने के, तो 60 तो इंडिया में ही हुए हैं उसमें से। इससे रिलेटेड एक केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे बोला गया था कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके अलावा एक फ़हीमा शरीर केस है, उसमें भी ये चीज़ रीट्रेट करी गई थी, फिर से बोली गई थी। तो ये दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए। सिलक्यारा टनल कोलैप्स कर गई थी, ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे जो 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत था, ये काम चल रहा था यहाँ पे। सिलक्यारा टनल कोलैप्स की गई थी, इसमें काफ़ी सारे लोग फंस गए थे, 40 वर्कर। बाद में रेड होल माइनर्स को बुलाया गया था और उन्होंने इनको रेस्क्यू करा था, रेड होल माइनर्स ने। काफ़ी न्यूज़ में था, ये इंपॉर्टेंट है। सिलक्यारा टनल कोलैप्स ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। 4 धाम प्रोजेक्ट है जो उससे रिलेटेड है ये। और ये कौन सी कंपनी थी जो ये काम कर रही थी, नवयुग इंजीनियरिंग, जो ये प्रोजेक्ट देख रही थी। नेक्स्ट सी बकथॉर्न, देखिए सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है, ये लद्दाख से रिलेटेड है, ये फ्रूट है एक तरीके का। लद्दाख का एक एप्रीकॉट है, उसको भी पहले से ही एक फ्रूट है, उसको भी मिला हुआ है जीआई टैग, और अब यहाँ पे एक सी बकथॉर्न एक और मिल गया। तो लद्दाख के पास अब शायद 4 या 5 टोटल जीआई टैग्स हो गए हैं। एक पश्मीना है उनका, एक एप्रीकॉट है ये, एक लद्दाखी वुड कार्विंग है, और अभी चौथा ये हो गया सी बकथॉर्न। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सूर्योदय योजना है जो, देखिए हमारा जो ना सोलर रूफटॉप का जो पोटेंशियल है वो 796 गीगावाट है। तो गवर्नमेंट इसको टैप करने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है कि 300 यूनिट्स फ्री मिलेंगे आपको अगर आप सोलर रूफटॉप लगवाते हो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंदर। टारगेट है इसका 1 करोड़ लोगों के घर में ये रूफटॉप सोलर लगाने का। वैभव फेलोशिप है जो, ये इसमें फेलोशिप है नाम से पता चल रहा है इसमें, लेकिन इसका जो गोल है थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि जो फॉरेन में इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है दूसरे कंट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, उनको इंडिया में अट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। यानी कि ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बुलाएं इंडिया में कि आप इंडिया में आकर रिसर्च करो। नेक्स्ट वन व्हीकल वन फास्टैग, इससे नाम से पता चल रहा है वो जो टोल फी लगती है ना, टोल लगता है, टोल टैक्स बोलते हैं जिसको, रोड पे, वहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी एक गाड़ी के कई बार मल्टीपल फास्टैग हो जाते हैं। तो उन सबको ये हार्मोनाइज़ करने की कोशिश कर रही है। वैसे तो सरकार अब सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लाने की ट्राई कर रही है कि सैटेलाइट से हम ट्रैक कर लेंगे कि कौन सा व्हीकल कितनी देर हाईवे पे चला है, और उससे उतना ही पैसा लिया जाएगा जितनी देर हाईवे पे चलेगा वो। तो ये जो स्कीम है ये वन व्हीकल वन फास्टैग है, यहाँ पे एक व्हीकल के साथ एक ही फास्टैग रहेगा। मल्टीपल फास्टैग को भी लिंक करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक नंबर ही रहे एक व्हीकल के साथ। ऐसा नहीं है कि एक व्हीकल के साथ 10-10 फास्टैग एसोसिएटेड है। नेक्स्ट समक्का सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, देखिए तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी गई है। ये समक्का और सराका ना ये ट्राइबल गॉड्स हैं, ट्राइबल देवी देवता हैं, ये उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी सेटअप करी गई है। कहाँ पे? तेलंगाना में। नेक्स्ट वेदनगर, देखिए सॉरी वेदनगर नहीं, वडनगर ये गुजरात में है ये, और ये वही जगह है जहाँ से नरेंद्र मोदी जी हैं। और यहाँ पे 800 BCE तक पुराने एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, मतलब शहर था यहाँ पे। और जो ऐसा बोलते थे कि हड़प्पा के बाद में डार्क एज आ गई थी, वैदिक एज में कुछ सिटीज़ वगैरह नहीं थी, तो उसको चैलेंज करती हैं यहाँ की फाइंडिंग्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी गांव, मतलब यहीं से हैं प्रधानमंत्री, वडनगर से ही, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वडनगर।
नीतीश डिवाइस, नीतीश आप समझ गए होंगे नीतीश कौन है। नीतीश जी वो बिहार के सीएम हैं, और बिहार में ही लाइटिंग वगैरह, जैसे बिहार में लाइटनिंग होती है, तूफान उफान आता है ना, तो उसके लिए एक अलर्ट डिवाइस बनाया है वहाँ पे, और उसका नाम रख दिया नीतीश डिवाइस। इस डिवाइस में एक पेंडेंट टाइप है, गले में आप टांग के इसको घूम सकते हो। ये आपको ना अगर कहीं पे बाढ़ आने वाली है या फिर लाइटिंग होने वाली है तो खतरे से आपको पहले अलर्ट दे देगा। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड। देखिए सीवीड है ना, ये एक मिसनोमर होता है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये फालतू चीज़ होगी, वीड है सीवीड, लेकिन ऐसा नहीं है। सीवीड ना बहुत यूज़फुल है, इसको सुपर फूड भी बोलते हैं, बहुत न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, मतलब बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना, उसमें भी सीवीड कल्टीवेशन का ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रिपाला, उन्होंने चेयर किया था इसमें, इसको कहाँ की थी? कोरी क्रीक। कोरी क्रीक आपको पता होगा कच्छ गुजरात में है। एक सर क्रीक भी है यहाँ पे, सर क्रीक आपको पता होगा, सर क्रीक के साथ सर क्रीक डिस्प्यूट है हमारे किसके साथ? पाकिस्तान के साथ में। और पहली ये ऐसी मतलब सीवीड के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सी केयर्स वेब पोर्टल, देखिए जैसे ईपीएफओ होता है ना, वैसे ही जो कोल ईपीएफओ की तर्ज पे ही कोल से रिलेटेड जो माइनर्स होते हैं ना, उनके लिए बनाया हुआ है सीएमपीएफओ। ठीक है, ये कोल माइनर्स प्रोविडेंट फंड होता है एक तरीके से, और उसके लिए एक पोर्टल बनाया है सी केयर्स। ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बस नाम याद रखना है। सी केयर्स ये कोल माइनिंग से रिलेटेड है, जैसे ईपीएफओ होता है वैसे सीएमपीएफओ होता है, और उनके लिए ही बनाया गया है सी केयर्स, ताकि वो, और इसको डेवलप करा है सीडेक ने। बेसिकली ये ईजिली लोग अपने क्लेम वगैरह कर सकें, अपने डेटा वगैरह को देख सकें, इसलिए है। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल का एक तो सिंपल टेक्सटाइल होता है यानी कपड़े। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब होता है ऐसे कपड़े जो स्पेशल पर्पज़ के लिए, जैसे स्विम सूट हो गए, एस्ट्रोनॉट के कपड़े हो गए, फायर फाइटर्स के कपड़े हो गए, उनको टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश इसमें काफ़ी कोशिश कर रहा है अपने वहाँ पे इसको आगे बढ़ाने के लिए। जब से खासकर ये आए हैं, क्या नाम है उनका, चंद्रबाबू नायडू आए हैं, तब से और ज़्यादा इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कॉन्फ्रेंस हुई है टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर। गोल्डन टाइगर स्पॉट करा गया था कहाँ पे? आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक फोटोग्राफर है गौरव रामनारायण, उन्होंने ये फ़ोटो ली थी। इनका नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गोल्डन टाइगर कहाँ स्पॉट करा गया है ये पूछा जा सकता है। जैसे एक ब्लैक स्पॉटेड टाइगर है जो उसका पूछा जाता है ना, वो पीली उसमें सिमलीपाल में मिलता है उड़ीसा में, उसी तरीके से पूछा जा सकता है गोल्डन टाइगर के ऊपर। नेक्स्ट, पीएम यशस्वी स्कीम। पीएम यशस्वी स्कीम है ये ओबीसी जो कैटेगरी से लोग हैं उनके लिए है। उनको कैसे गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है उनकी स्कूल एजुकेशन वगैरह में। जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस है वो इसका नोडल एजेंसी है। टेलीमानस सेल है जो इस्टेब्लिश करी गई है। टेलीमानस सेल है जो इसका काम क्या है? अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो वो कभी भी इनको कॉल कर सके, उनसे बातचीत कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था जो हमारी नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है वो क्या एम करती है कि 10% हमें रिडक्शन करना है टोटल नंबर ऑफ सुसाइड जो इंडिया में हो रही हैं बाय 2030। तो उसी के अंतर्गत ये है टेलीमानस सेल। नेक्स्ट, जेलेफू या गेलेफू जैसे भी आप इसको बोल रहे, ये प्रोजेक्ट है भूटान का। भूटान गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक सिटी डेवलप कर रही है, और ये कहाँ पे है? ये असम के बॉर्डर के पास में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भूटान के किंग ने ये अनाउंस किया था 2023 में, गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये कहाँ है? असम के बॉर्डर के पास में, भूटान में। आर्टिकल 370 का के अगेंस्ट जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि प्रेसिडेंट को पावर है, वो चाहें तो आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। गरबा डांस है, जो गरबा डांस है इसको इंक्लूड करा गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2-3 एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है गरबा वाला। यूपीएससी वाले में भी आया था, हरियाणा का जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इसको डाला गया, ठीक है। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सेशन हुआ था इस बार, ये कसाने बोट्सवाना में हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गरबा है बस, उसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट उद्भव। देखिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव का टारगेट क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव ये टारगेट करता है कि जो हमारे हिस्टोरिकली ना बहुत सारे ऐसे टीचिंग्स हैं जैसे आर्यभट्ट वगैरह में, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, कैसे कौन कौन सी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा जा सकता है। तो उन सबको ना हम कलेक्ट करेंगे अपनी हिस्टोरिकल बुक से, और उनका इस्तेमाल करा जाएगा आर्मी के अंदर, ठीक है। तो ये काम है इस प्रोजेक्ट उद्भव के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडियन आर्मी का है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेगोशिएशंस टू नेक्स्ट है हमारा नेगोशिएशंस टू रिव्यू ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी ग्रेन डील, देखिए ये इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन है।
इसमें आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसमें 2-3 चीज़ याद रखनी है। पहली बात ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। ब्लैक सी ग्रीन डील है, ये किसने इसको, मीडिएटर कौन था इसमें? टर्की इसमें मीडिएटर था। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयप एर्दोगन, वो उन्होंने इसको बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जो रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है वो उसमें हमें चल रहा है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ग्रेन की सप्लाई है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में बड़ी दिक्कत हो रही है ग्रेन की। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम। हाइड्रोजन को ब्लेंड कर रहे हैं हम किसमें? नेचुरल गैस में, और ये फर्स्ट टाइम सेटअप करा गया है। तो कहाँ पे सेटअप करा गया है ये प्लांट? तो ये सूरत में सेटअप करा गया है, इतना याद रखना है आपको। केरला बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ई गवर्न स्टेट, यानी कि ऐसा स्टेट जहाँ पे हर काम अब ऑनलाइन हो रहा है, तो केरला बन गया ऐसा पहला स्टेट। पहला डिजिटल लिटरेट स्टेट भी केरला ही है इंडिया का, डिजिटली लिटरेट स्टेट। नेक्स्ट, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ हुआ है? ये भी केरला में हुआ है, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसका थीम क्या था? एमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। इससे गुजरात डिक्लेरेशन जो मैं ऊपर आपको बताया था ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ऑर्गेनाइज कराया था इसको, और वो एंड में जो रिजल्ट निकल के आया था उसका नाम था गुजरात डिक्लेरेशन। और एक इंस्टीट्यूट भी सेटअप हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए गुजरात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर, ये 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभी इसमें आया नहीं है, हो सकता है आगे आ जाएगा ये। कंट्रीज़ फर्स्ट वेस्ट टू वेल्थ हाइड्रोजन प्लांट, ये बनाया गया है पुणे महाराष्ट्र में, फर्स्ट है तो इसलिए पूछा जा सकता है वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाया गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, कल हम देखेंगे मेजर स्कीम्स आगे वाला पोर्सन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी को इशू है, किसी मतलब टॉपिक में कोई चैलेंज है, या फिर लगता है कि और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता था, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और किसी को कुछ व्यू मतलब वीडियो क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या फिर कोई और भी सजेशंस हो, तो प्लीज़ आप बताएं हमें, हम विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड इनकॉर्पोरेट योर सजेशंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।